नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रेट 27 फरवरी 2025 को जो पेपर होने वाला है, तो आज हम हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप अपनी तैयारी में सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जो आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। कुछ प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कि सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, जिस समास में सामाजिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हुआ है। ऑप्शन देखते हैं। ए है द्विगु समास, बी है द्वंद्व समास, डी है कर्मधारय समास, सी है कर्मधारय समास, डी है बहुव्रीहि समास। तो जिसमें विशेषण और विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो उसे हम क्या कहते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, कर्मधारय समास होता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, इसकी पहचान हम किस तरह से करेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू भी हम कैसे समझेंगे। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष्य का संबंध हो उसे हम समास कर्मधारय समास कहते हैं। इसकी हम पहचान कैसे करेंगे कि कर्मधारय समास है, क्योंकि डिफिनीशन कुछ चीज़ें होती है जो हमें समझ में नहीं आती है कि तत्काल बिल्कुल समझ में नहीं। तो उसके लिए एक ट्रिक क्या है कि विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में, मतलब किसी भी चीज़ का हम विग्रह करेंगे तो उसके दोनों पदों के बीच में के समान या है जो आदि आए तो आप बिल्कुल उसे कर्मधारय समास समझ के टिक लगा दीजिएगा, बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा। जैसे कि है चरण कमल, ये आपका इसमें दोनों पदों के बीच में अगर विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, तो चरण कमल का क्या होगा, तो कमल के समान चरण, इसमें के समान का प्रयोग हो गया। उसी तरह चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। नील गाय, नीली है जो गाय। महान, महात्मा, महान है जो आत्मा। मतलब किसी भी शब्द का हम अगर संधि करेंगे, दोनों पदों के बीच में के समान और है जो का प्रयोग हुआ तो उसे कर्मधारय समास लगाकर हम चल देंगे। या किसी को अगर डिफिनेशन याद होती है या किसी को बिल्कुल कंठस्थ है कि उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य की जो संबंध हो वो कर्मधारय समास है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस ट्रिक को आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद से कुछ इससे संबंधित प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे तो बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। उक्त वाक्य में कौन सा वाक्य है। ऑप्शन देखते हैं। ए सरल वाक्य है, बी संयुक्त वाक्य है, सी मिश्र वाक्य है, डी है साधारण वाक्य है। तो इसमें है कि मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने नहीं दिया जाता था। तो इस वाक्य में कौन सा है वाक्य आपका, तो इसमें मिश्र वाक्य है। राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर। अब थोड़ा समझते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य के दो तरह के भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है, जो मिश्र वाक्य है, ये किसके अंतर्गत आता है, अर्थ के आधार पर आता है या रचना के आधार पर आता है। थोड़ा सा हम समझते हैं वाक्य किसे कहते हैं, पहले वो देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे मनुष्य अपने भाव और विचारों का सरलता से आदान प्रदान कर सके उसे हम वाक्य कहते हैं। मतलब ये है कि जो अपने भाव, अपने जो विचार होते हैं बिल्कुल सरल रूप से किसी के सामने आदान प्रदान हम कर लें तो उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहते हैं। सामान्यतः एक वाक्य में मुख्य रूप से कर्ता, कर्म और क्रिया शामिल होते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि वाक्य में मुख्य रूप से क्या क्या शामिल होता है तो हम बताएंगे कर्ता, कर्म और क्रिया शामिल होते हैं। एक क्वेश्चन आपका डिफिनेशन से हो गया, पढ़ने से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। दूसरा होता है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो वाक्य कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से वाक्यों को दो भागों में बांटा गया है।
फर्स्ट हमारा क्या, रचना के आधार पर वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य। तो देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य कितने हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य हमारे कितने के, 3 प्रकार के हो गए। कौन कौन सा है? फर्स्ट हमारा सरल वाक्य, सेकेंड है संयुक्त वाक्य, थर्ड है हमारा मिश्रित वाक्य। ये रचना के आधार पर वाक्य कितने हो गए? 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो आपका मिश्रित वाक्य किसके आधार पर है? तो ये रचना के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं हमारे 8 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है विधानार्थक वाक्य, सेकेंड है इच्छार्थक वाक्य, थर्ड है निषेधात्मक वाक्य, फोर्थ है प्रश्नवाचक वाक्य, फिफ्थ है अज्ञार्थक वाक्य, 6 है विस्मयादि बोधक वाक्य, 7 है संकेत वाचक वाक्य, 8 है संदेहार्थक वाक्य। तो हमारे अर्थ के आधार पर कितने भेद वाक्य हो गए? 8 हो गए। रचना के आधार पर कितने वाक्य हो गए? 3 हो गया। तो क्वेश्चन किसके आधार पर पूछा था? तो रचना के आधार पर क्वेश्चन पूछा था कि मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। ठीक है। तो आपका सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, असाधारण वाक्य को ही सरल वाक्य कहते हैं। ये आपका किसके आधार पर पूछा गया है? तो ये रचना के आधार के सारे हैं प्रकार। ठीक है। सरल वाक्य किसे कहते हैं? इसके बारे में हम समझते हैं। सरल वाक्य कहते हैं जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। हम लिख देते हैं, बिल्कुल। सरल वाक्य किसे कहेंगे? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है उसे हम क्या कहेंगे? साधारण वाक्य कहेंगे या सरल वाक्य कहेंगे। ठीक है। उसी तरह आपका संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे? जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और, तथा, एवं, पर, परंतु, किंतु, लेकिन अथवा इसलिए के साथ जुड़े हैं, वो क्या होता है हमारा? वो संयुक्त वाक्य होता है। अब समझते हैं, लिखते हैं। आप इसे पेन कॉपी उठा के नोटबुक में से नोट कर लीजिएगा। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों जैसे और, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, अथवा के द्वारा जुड़े हो, उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है। उसी तरह होते हैं हमारे क्या, आपका मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लें। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो तथा उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो तथा उसके साथ अन्य मिश्रित वाक्य अन्य आश्रित वाक्य
अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या है, तो इस क्वेश्चन में है कि मुझे विश्वास है कि, ये क्या हो गया आपका, ये एक मुख्य उपवाक्य हो गया। उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने नहीं दिया जाता था, मतलब ये आश्रित उपवाक्य हो गया। एक मुख्य वाक्य हो गया हमारा ये इस तरह से, मुझे विश्वास है कि, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपका मुख्य उपवाक्य। उन्हें किसी बंदी से, अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था, मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपका एक आश्रित उपवाक्य हो गया। उसे हम क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया, इसका राइट हो जाएगा आंसर। ये आपका हो गया सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, और मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। इसके डिफिनीशन है, आप चाहे तो पेन कॉपी उठा के नोटबुक में से नोट भी कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से हमारा। क्वेश्चन है कि आपका जीवन सुखमय हो अर्थ के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है। मतलब इससे पहले वाले हमने किसके आधार पर अर्थ वाक्य पढ़ा था, रचना के आधार पर। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि आपका जीवन सुखमय हो अर्थ के भेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ऑप्शन देखते हैं, दिया है एक विधानवाचक है, बी है संकेतार्थक वाक्य है, सी है इच्छावाचक है, डी है आपका अज्ञानवाचक है। तो किस तरह का ये वाक्य हो गया, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ये इच्छावाचक है। उसने कहा कि आपका जीवन सुखमय हो, मतलब उसकी इच्छा है कि आपका जीवन सुखमय हो। ये किस तरह का वाक्य हो गया आपका, तो इच्छावाचक वाक्य हो गया। अब हम समझते हैं कि अर्थ के आधार पर कितने वाक्य हैं हमारे, तो 8 प्रकार के वाक्य हैं आपको, जो इस प्रकार से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन देखते हैं, ए है वृद्धि संधि, बी है यड़ संधि, सी है आपका गुण संधि, डी है आपका अयादि संधि। तो परोपकार में कौन सी संधि है, पहले हम परोपकार को आपको संधि करके समझते हैं कि परोपकार में कौन सी संधि दिया है। तो परोपकार का संधि करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, तो पर प्लस उपकार, मतलब ये क्या हो गया आपका, पर का उच्चारण करते समय किसका आ रहा, कौन सा आ रहा है, पर, अ का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। उपकार तो उ, तो ये क्या हो गया हमारा, ये दोनों मिलकर क्या बन गया आपके, तो ये गुण संधि में आएगा आपका, ठीक है। अब हम समझते हैं कि गुण संधि किसे कहते हैं और ये इसकी पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं। तो गुण संधि हम किसे कहेंगे, जब अ या आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। जब अ या आ से आगे उ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है, और जब आ से आगे री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे उसे, जहाँ ये एक सिंपल लाइन में समझिएगा आप इसको, गुण संधि पहचानने के एक ही तरीका है, जहाँ छोटी की मात्राओं का प्रयोग होगा वो हमारा गुण संधि होगा। जैसे कि छोटी ई, छोटा उ, अ, ये हमारा क्या हो गया, गुण संधि हो गया। जैसे कि अब हम समझते हैं कैसे, तो जैसे शुभेच्छा का संधि विच्छेद करने पर क्या होगा, तो शुभ प्लस इच्छा। इसने कहा था कि जहाँ पर आ के बाद ई आए तो क्या बनेगा हमारा, वो ये हो जाएगा ए में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि आपका अ प्लस ई हो गया, क्या बन गया हमारा, ए बन गया। नरेश में क्या है, नर प्लस इस, और ई बन के क्या मिला आपको, बना ए बन गया। रमेश से कैसे करेंगे, प्रभेंद्र कैसे, तो प्रभा प्लस इंद्र, तो आ प्लस ई बन गया हमारा ए हो गया। रमा प्लस ई रमेश हो गया, तो रमा आ का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे ई है आपका, तो आ प्लस ई क्या हो गया हमारा, ए में परिवर्तन होता है। उसी तरह से जलोष्मा में क्या होगा, तो जल प्लस उष्मा, मतलब यहाँ पे किस तरह का प्रयोग होता है, अ प्लस उ बना क्या हमारा है, ओ में परिवर्तन हो गया। उसी तरह धरोर्मी में क्या है, तो धारा प्लस उर्मी, मतलब आ प्लस उ,
इसमें बताया गया है कि अ आ आगे उ और उ आए दोनों मिलकर किस में परिवर्तन होगा, आपका उ में परिवर्तन हो जाएगा। उसी तरह से क्या है, सप्त ऋषि में क्या होगा, तो सप्त प्लस ऋषि मतलब अ प्लस री, तो क्या बन गया, अर में परिवर्तन हो गया। महर्षि महा प्लस ऋषि आ प्लस ई, आपका किस में परिवर्तन हो गया, अर में परिवर्तन हो गया। तो इसी तरह से हम गुण संधि को आपको संधि करने का एक बढ़िया तरीका है, इसको संधि कीजिए, उसको मिलाइए और देखिए किस में परिवर्तन होता है। अगर छोटी ई, छोटा ए, छोटा ओ अगर आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, आपका वो गुण संधि हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कौन सा हो जाएगा। इसका देखते ऑप्शन देखते दिया है अर्धविराम, इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अर्धविराम। इसको हम कहते हैं युगल, युगल चिन्ह का प्रयोग। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं योजक चिन्ह। और खड़ी पाई को कहते हैं पूर्ण विराम। तो उद्धरण में कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है, के लिए कौन सा युगल चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है। ऑप्शन ए है शुद्ध वर्तनी, बी है श्रुतलेख, सी है सुलेख, डी है आशु भाषण। तो बोलने की योग्यता कौन सी हो जाएगी, तो आशु भाषण इसका राइट हो जाएगा आंसर। इसे समझते कि आशु भाषण कैसे कहेंगे, तो किसी विषय पर बिना किसी तैयारी किए स्वाभाविक रूप से बोलना और तर्कों के माध्यम से अपनी बात को सिद्ध करना, अर्थात बोलने की योग्यता जो होती है वो क्या होगी, हमारी आशु भाषण हो गई। इसके थोड़ा सा हम लिखते हैं इसके बारे में कि इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि बोलने की योग्यता किसे कहते हैं या बोलने की योग्यता किसे कहेंगे, तो आशु भाषण को। तो आशु भाषण किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। किसी विषय पर बिना किसी तैयारी किए बिना, किसी विषय पर बिना किसी तैयारी किए स्वाभाविक रूप से बोलना और तर्कों के माध्यम से अपनी बात को सिद्ध करना, अर्थात एक लाइन समझते हैं। बोलने की योग्यता जो होगी वो क्या होगी हमारी, अर्थात बोलने की योग्यता क्या कहेंगे, आशु भाषण कहते हैं। किसी विषय पर बिना किसी तैयारी किए स्वाभाविक रूप से बोलना या तर्कों के माध्यम से अपनी बात को सिद्ध करना, उसे हम क्या कहेंगे, आशु भाषण कहेंगे। या बोलने की योग्यता को हम कहेंगे आशु भाषण। किसी में होता है कि अगर कहीं किसी को लेक्चर देना होता है तो पहले से उसको कंप्लीट करते हैं, तैयारी करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि बिना कुछ तैयारी के लेकिन अपने तर्कों के माध्यम से अपनी बात को सिद्ध करने की जो कला कर रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो आशु भाषण कहते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो अधिगम सामग्री है। ऑप्शन दिया ए दृश्य अधिगम सामग्री, बी है श्रव्य अधिगम सामग्री, सी है श्रव्य दृश्य अधिगम सामग्री, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा ये, तो श्रव्य अधिगम
श्रव्य अधिगम सामग्री इसका राइट होगा आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट होगा आंसर। जिसमें छात्र सुनकर सीखते हैं वो क्या होता है हमारा, तो श्रव्य अधिगम सामग्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में कौन सा उद्देश्य है। ऑप्शन देखते हैं, ए है कौशलात्मक उद्देश्य, बी है रसात्मक उद्देश्य, सी है सृजनात्मक उद्देश्य, डी है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो जिसमें ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हो हिंदी शिक्षा में कौन सा उद्देश्य होता है, उसे हम कहते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य कहते हैं। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाएं, यह विधि कौन सी कहलाती है। ऑप्शन देखते हैं, ए दिया है पेस्ट्रोलॉजी विधि, बी है मॉन्टेसरी विधि, सी है अनुकरण विधि, डी है जैक टॉट विधि। तो इसमें क्वेश्चन में कि शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों से कहता है कि इन अक्षरों को देखकर इसके नीचे लिखने की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी विधि होगी, तो अनुकरण की विधि होगी, मतलब नकल करके लिखना, ये अनुकरण विधि होती है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट होगा आंसर। अनुकरण का अर्थ क्या होता है, तो किसी आदर्श की नकल करना, मतलब जैसे आदर्श इसमें हमारा क्या हो गया, टीचर हो गया, तो हम जो टीचर के देख के जो नकल करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, अनुकरण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि बहुविकल्प सही गलत विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद हैं। ऑप्शन देखते हैं, ए है लघुत्तर प्रश्न, बी है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सी है निबंधनात्मक प्रश्न, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसका राइट होगा आंसर। अब आता है हमारा गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या। तो आपका यहाँ पे 11 से 12 से 16 तक के जो प्रश्न होंगे वो कहाँ से होंगे, आपके गद्यांश के क्वेश्चन होंगे। तो गद्यांश के आधार पर हम प्रश्न संख्या 12 से 16 से उत्तर देखते हैं। क्या देखते हैं, तो गद्यांश हमारा क्या है देखते हैं। विद्याभ्यासी पुरुष को साथियों का अभाव कभी नहीं रहता, उसकी कोठारी में सदा ऐसे लोगों का वास रहता है जो अमर हैं। वे इसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उसे समझाने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। कभी दार्शनिक और विद्वान जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन किया और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने आत्मा से गूढ़ रहस्यों का थाह लगा ली, सदा उसकी बातें सुनने और उसकी शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। बिना किसी उद्देश्य के सरसरी तौर पर पुस्तकों के पन्ने उलटते जाना अध्ययन नहीं है। लिखी हुई बातों को विचार पूर्वक पूर्ण रूप से हृदय से ग्रहण करने का नाम अध्ययन है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपनी शिक्षा का उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए। तो ये हमारा गद्यांश पैराग्राफ हो गया। इसी के अकॉर्डिंग हम 12 से लेकर 16 तक के प्रश्न को हम आंसर देंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन की विद्वान का स्त्रीलिंग रूप है। स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा विद्वान का। व्याकरण से क्वेश्चन हमेशा बहुत भर भर के आते हैं, इसलिए आप बिल्कुल कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इसके हैं उसके जाकर बिल्कुल आप कंठस्थ कर लें। जैसे कि आपका फर्स्ट होगा आपका वर्णमाला, सेकंड होगा संधि, थर्ड होगा समास, फोर्थ हो जाएगा हमारा क्या संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, तत्सम तद्भव, उपसर्ग प्रत्यय, क्रिया, अव्यय
ये सब टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल आपके इससे हमेशा क्वेश्चन, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं इसमें। तो इसलिए अगर इन टॉपिक को कंप्लीट भी कर लेंगे आप, तो आपके पेपर क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके व्याकरण से कम क्वेश्चन, आपको 20 नंबर क्वेश्चन सिर्फ व्याकरण से आ रहे हैं। तो इसलिए आप जाकर उसे ज़रूर कंप्लीट करें। उसके बाद से आप देखिए क्वेश्चन सारे व्याकरण से ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो आप लिंग अगर कंप्लीट कर लेंगे तो बिल्कुल 1 सेकेंड के अंदर आप इसको आंसर दे देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो विदिशु होता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवचन से भी क्वेश्चन आ गया। एक वचन बहुवचन का सही युग्म कौन सा है, ऑप्शन देखते हैं। ए पुरुष का पुरुषो, बी है साथी का साथिया, सी है पुस्तक का पुस्तके, डी है स्त्री का महिला। इसने पूछा है कि एक वचन से बहुवचन का सही युग्म कौन सा हो जाएगा, तो पुस्तक का पुस्तके इसका राइट हो जाएगा आंसर। साथी क्या हो जाएगा, तो साथी का हो जाएगा आपको साथियों। ठीक, उसी प्रकार स्त्री का क्या हो जाएगा, तो स्त्री का होगा हमारा स्त्रियां हो जाएगा। पुरुष का क्या हो जाएगा, पुरुष का हो जाएगा हमारा क्या, पुरुषों। पुरुष का हो जाएगा आपका पुरुषों। इसमें भी गलत है, ये भी आपका मात्रा गलत होगा, ये भी आपका गलत होगा। तो सही युग्म कौन सा है, पुस्तक से पुस्तक, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदत्त का शब्द का सही अर्थ क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं। ए है अनुपम, बी है व्याकुल, सी है तैयार, डी है परिश्रमी। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। उदत्त का शब्द सही अर्थ क्या आता है, तो तैयार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों को शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। वाक्य में कौन सा काल है, ऑप्शन देखते हैं। ए है सामान्य भूतकाल, बी है संभाव्य वर्तमान काल, सी है सामान्य भविष्य काल, डी है सामान्य वर्तमान काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सामान्य वर्तमान काल इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर चंद्रमा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेष है कौन सा है, ऑप्शन देखते हैं। ए भाववाचक है, बी है संकेतवाचक है, सी है व्यक्तिवाचक है, डी है गुणवाचक है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है। ये किसने ये बात कही थी, ऑप्शन देखते। ए है वासवर्न ने कहा था, डी है ड्रैक ने कहा, सी है फ्रॉबल ने, डी है मांटेसरी ने कहा। ये किसने, कौन सा शिक्षा शास्त्री ने बात बताया है कि जिन्होंने कहा है कि स्कूल एक बाग है, उसमें एक जो माली है अध्यापक के रूप में है और पौधे के समान जो है वो बच्चे हैं। किसने कहा था ये बात, तो फ्रॉबेल ने कहा था ये बात। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित वैश्विक शिक्षा का एक मुख्य सिद्धांत कौन सा है, प्रमुख सिद्धांत, ऑप्शन देखते। ए व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देना, बी है कक्षा के स्थान प्रयोगशाला में शिक्षा देना, सी है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, डी है खेल के माध्यम से शिक्षा देना। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, इसका राइट हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से हमारा। इसके बाद से जो क्वेश्चन होगा 20 से लेके जो आपका 25 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे हमारे, तो हो जाएंगे हमारे इसके आपके गद्यांश से क्वेश्चन होंगे। तो गद्यांश से हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ में क्या दिया है,
सुखी, सफल और उत्तम जीवन के लिए किए गए आचरण और प्रयत्नों का नाम ही धर्म है। देश काल सामाजिक मूल्यों के दृष्टि संसार में भारी विविधता है। अतः अपने अपने ढंग से जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने वाले विविध धर्मों के बीच भी ऊपर से विविधता दिखाई देती है। आदमी का स्वभाव कि वह अपने विचारों और जीने के तौर तरीकों को तथा अपनी भाषा, खान पान को सर्वश्रेष्ठ मानता है तथा चाहता है कि लोग उसी का अनुसरण करें तथा शक्ति दूसरों से अपने धर्म को श्रेष्ठता समझते हुए वह चाहता है कि सभी लोग उसे अपनाएं। इसके लिए वह जोर जबरदस्ती भी बुरा नहीं समझता। धर्म के नाम पर होने वाले जातिगत विद्वेष, मारकाट, हिंसा के पीछे मनुष्य की सही स्वार्थ भावना काम करती है। तो ये हमारा हो गया पैराग्राफ। इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछेगा 20 से लेकर 25 तक, इसी के अकॉर्डिंग हम आंसर को देंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन देखते ए वासो, बी अटवी, सी है सदन, डी है राष्ट्र। तो देश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो राष्ट्र होता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर। अटवी का जो अटवी है ये किसका पर्यायवाची है? तो अरण्य का पर्यायवाची क्या है आपका? तो अटवी होता है। क्या क्या होता है? और अटवी होगा आपका वन और दाव, विपिन, ये किसका है आपका? अटवी जो है किसका पर्यायवाची है? तो अरण्य का है। उसी प्रकार वासो किसका है? तो इंद्र का है। तो इंद्र को क्या क्या कहेंगे? वासो कहेंगे, देवराज कहेंगे, देवेंद्र कहेंगे। ये किसका? इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो गया? देवराज, देवेंद्र, वासव और क्या हो सकता है? महेंद्र, पुरंदर। ये सब कैसे होंगे पर्यायवाची? तो इंद्र के हो जाते हैं। ठीक है। उसी प्रकार राष्ट्र किसका है? तो आपके देश का पर्यायवाची शब्द है राष्ट्र। इसके बाद से हम समझते हैं जो सदन आपका है, सदन है, ये किसका है पर्यायवाची? तो गृह का जो होता है, तो गृह का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? सदन हो गया। सदन हो जाएगा मकान, सदन, धाम और क्या क्या होगा? अयनशाला, निलय। तो ये हमारा किसका है पर्यायवाची? सदन गृह का पर्यायवाची शब्द हो गया। अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या? अटवी हो गया। और इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? वासव हो गया। तो देश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो राष्ट्र हो जाएगा। इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तम का विलोम है। ऑप्शन दिया ए अगम, बी है अधम, सी है उच्च, डी है अज्ञ। उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका अधम। इसका राइट होगा आंसर। अज्ञ का विलोम शब्द क्या हो गया? तो अज्ञ का हो जाएगा आपका विज्ञ। उच्च का विलोम शब्द क्या होगा? निम्न। अगम का क्या होगा? सुगम होगा। और उत्तम का क्या होगा? उत्तम का अधम का उत्तम हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से क्या हो गया हमारे? ये हो गए विलोम शब्द हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने हित के लिए क्या किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है ऑप्शन हमारा। ऑप्शन देखते हैं। ए है परोपकार, बी है दूरदर्शी, सी है स्वार्थ, डी है अक्षमय। तो अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको। अपने हित के लिए जो किया गया कार्य क्या होता है? तो स्वार्थ होता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी। इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद्वेष शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन देखते हैं। ए है वी, बी है वी, सी है विद, डी है व। विद्वेष में कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसका हम संधि करते हैं। तो किस प्रकार के होगा आपका संधि? तो वी प्लस द्वेष। तो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा हमारा? वी हो जाएगा। और द्वेष क्या हो गया हमारा?
ये हो जाएगा मूल शब्द हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद से हमारा जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या है, यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार क्या होगा आपका। तो ऑप्शन देखते हैं, ए है अव्ययभाव समास, बी है बहुब्रीहि समास, सी है तत्पुरुष समास, डी है कर्मधारय समास। तो यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, तो ये हो जाएगा हमारा अव्ययभाव समास, इसका राइट हो जाएगा आंसर। अव्ययभाव समास में क्या क्या होते हैं, कैसे पहचान करेंगे, तो उपसर्ग से पता करेंगे, अव्यय से पहचान करेंगे, और निपात शब्द जहाँ पे आ गया वो हमारे किसके होते हैं, तो होते हैं हमारे अव्यय शब्द के प्रकार होते हैं। मतलब अव्यय शब्द के जहाँ उपसर्ग, अव्यय और निपात शब्द का प्रयोग होगा, वाक्य का प्रयोग होगा, वो हमारा अव्ययभाव समास होता है। तो अब ये हमारा गद्यांश यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके बाद से देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन की व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ए है निगमन प्रणाली, बी है अव्याकृति प्रणाली, सी है पाठ्य पुस्तक प्रणाली, डी है आगमन प्रणाली। तो सुग्गा प्रणाली किसे कहते हैं, तो पाठ्य पुस्तक प्रणाली को हम सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन देखते हैं, ए है डीवी और किलपैट्रिक को, बी है स्टीवेंसन को और रिचर्ड्स को, सी है कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट को, डी है कार्ल्टन वाटसन को। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए, डीवी और किलपैट्रिक को जाता है प्रोजेक्ट पद्धति का व्यापक का प्रयोग किसको जाता है, तो किलपैट्रिक और डीवी को। डीवी मतलब जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं है हो तो उनसे ही पढ़ाना चाहिए। इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त कथन भाषाई कौशल में किसका होता है। ऑप्शन देखते हैं, ए स्टीवेंसन का है, बी है हर्बर्ट का, सी कार्ल्टन का, डी है जॉन डीवी का। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी हर्बर्ट का। तो हर्बर्ट के 5 पद होते हैं। हर्बर्ट ने क्या किया, हर्बर्ट उपगम के 5 पद होते हैं। हर्बर्ट के जो उपगम के कितने पद होते हैं, 5 पद हैं। कौन कौन से हैं, फर्स्ट होगा हमारा प्रस्तावना, सेकेंड हो जाएगा हमारा संबंधता, थर्ड होगा प्रस्तुतिकरण, फोर्थ हो जाएगा हमारा व्यवस्था, और फिफ्थ हो जाएगा हमारा प्रयोग। तो हर्बर्ट का 5 उपगम पद हैं, किस प्रकार है, प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, संबंधता है, व्यवस्था है और प्रयोग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। इसके बाद से क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक के शिक्षक या बालकों के लिए है। ऑप्शन देखते हैं, ए साध्य नहीं वरन साधन है, बी पुस्तकें शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए साध्य है, सी अध्यापन हेतु साध्य एवं साधन है, डी है साधन कम साध्य अधिक है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए, साध्य नहीं वरन साध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन है। ऑप्शन देखते हैं, ए है रेडियो, बी है अभिनय, सी है सांपट, डी है पोस्टर। तो भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य और दृश्य साधन दोनों कौन सा है, तो अभिनय इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन दे, ये दिया है सुरेश की तो अकल मर गई, बी है बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा, सी दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, डी है कि चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई। तो मुहावरे का सही प्रयोग बने वाक्य कौन सा है, तो दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लाल पीले हो रहे थे,
लाल पीला होने का मतलब क्या होता है आपका, तो ये होता है क्रोधित करना। इसका क्रोध करना क्या हमारे ये मुहावरे का सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य अंग कितने होते हैं? ऑप्शन देखते हैं, ए है 2, बी है 5, सी है 4, डी है 3। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन होगा ए 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद श्रीमान बैगन खाए औरों को परहेज बताए, लोकांगत यह सही अर्थ क्या होगी? ऑप्शन देखते हैं, ए है कहने से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता, बी है बैगन खाने के नुकसान बताना, सी उपाय वही अच्छी जो कारगर हो, डी केवल दूसरों की सलाह देना लेकिन अब से व्यवहार न लाना। इसका कौन सा होगा राइट आंसर? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन खुद उसे व्यवहार में न लाना। क्या होगा इसका राइट हो जाएगा आंसर, खुद श्रीमान बैगन खाए औरों को परहेज बताए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से हमारा। तो आज का सेट यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।